नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। हमारे साथ आज स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर अबू आसिम आज़मी मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इनका एक अपना अलग वजूद है। इनके दम पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में काफ़ी जो है वो प्रचार प्रसार किया और 2 विधायक अभी भी समाजवादी पार्टी के वहाँ पर इस वक्त हैं। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जो बातें हैं उनको लेकर आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अबू आसिम आज़मी क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, क्योंकि तमाम अहम सवाल हैं जिसके जवाब अबू आसिम आज़मी आज देंगे। और सीधे आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। आप चूंकि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं, आपके 2 विधायक हैं, जैसा आपने बताया 2 विधायक अभी भी हैं। क्या उम्मीद लग रही है इस बार, कितना ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करेगी अच्छा समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी तक तो एक राज्य की पार्टी है, लेकिन हमारा टेम्पो हाई है। हमारे यहाँ 5 सांसद थे, अभी 37 सांसद हैं। मतलब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी से कि अब हम पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अलायंस किया कांग्रेस के साथ मिलकर, सबको जोड़ा पूरे देश में, उनको बहुत सारे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में 1 to 1 फाइट होगी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सांप्रदायिक शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अगर आप महसूस करें, देखें आप, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है तो सेंटर में बीजेपी कमज़ोर होती है, और जब समाजवादी पार्टी कमज़ोर होती है बीजेपी मजबूत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। अब की बार जो सीटें चुनकर आई हैं, हम अब की बार महाराष्ट्र में सीटें बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में कितनी सीटों की तवक्को कर रहे हैं आप लोग? अगर गठबंधन इंडिया अलायंस से रहता है आपका, तो कितनी सीटों की तवक्को कर रहे हैं, कितनी सीटें मांग रहे हैं आप? देखिए, मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो हमारे गठबंधन में जितनी पार्टियाँ हैं। एक तो शिवसेना है, उद्धव जी की शिवसेना, तो शरद पवार साहब की जो एनसीपी है और कांग्रेस है जी, इनकी जहाँ सीटिंग नहीं है, जो ये हारते आए हैं, मैं वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं वो सीटें 99.9%, 100% बोलूँगा तो ये खुदा ही दवा हो जाएगा, चुन के आ जाऊँगा। तो मैंने 12 सीटें मांगा इनसे। 12 पे अखिलेश साहब बात कर रहे हैं, और उससे जितनी सीटें हमें अखिलेश भाई इंडिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो उतनी सीटें मैं दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह मैं ज़रूर चुन के आ जाऊँगा महाराष्ट्र में। यानी कि इस बार 10 से 12 विधायक आपके होंगे? हाँ, अगर सीटें 12 मिलेंगी तो 12 पक्का होंगे इंशाल्लाह। इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ बड़ा उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के नेताओं ने कुछ दिन कह दिया कि उपचुनाव में 10 सीटें पे चुनाव हो रहा है तो 5 हमको दे दीजिए, 5 चूँकि समाजवादी पार्टी है। बात यहाँ तो नहीं बन पा रही है किसी तरह के। अब उसमें बातचीत, अखिलेश यादव 2 सीट देने को तैयार हैं, कांग्रेस के लोग 5 सीट मांग रहे हैं, तो ये कैसे होगा यहाँ पे? देखिए, ऐसा है ना, वर्कर कहीं का भी हो जी, वो चाहता है कि मेरा ही प्राइम मिनिस्टर बने, मेरा ही मुख्यमंत्री बने और सीटें सब मैं लड़ूं। और मालूम हुआ कि नील बटा सन्नाटा। लेकिन ये बड़े नेताओं को, जिससे राहुल जी को मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, उनको बैठ करके सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अगर सीटों के झंझट में गए और आपने देखा मुझे कम, मुझे ज़्यादा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि मामला ख़राब हो जाएगा। अगर वाकई देश के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को लागू करना है, देश में संविधान को बरकरार रखना है, तो थोड़ा सा आदमी को झुक करके अलायंस करना ही चाहिए। वर्कर्स के वर्गलाने पर, वर्कर्स के चिल्लाने पर, उनके बोलने पर अगर बड़े नेताओं ने ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेसी नेताओं का यहाँ पर ये मानना है कि अब चूंकि उनका जनाधार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में जो सीटें 37 सीटें आई हैं, 6 सीटें उनकी आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की देन है। उसमें अखिलेश यादव का श्रेय कम मानते हैं कांग्रेस के लोग। अब मैं इस कुछ बोल करके किसी अब बीच में दरार पैदा नहीं होने देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि सांच को आँच क्या पता है सबको अच्छी तरह से कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। और हम अपने जो हमारे सहयोगी हैं उनको हम कोई ऐसी कटुता की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ज़रूर ये कहेंगे कि जिसकी जैसी ताकत है उसके हिसाब से अलायंस होना ही चाहिए। अभी 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 17 सीटों का आंकलन किया जाए, कितना और कहाँ मिला, कैसे मिला, उसी तो आप लोगों के ऊपर आरोप है कि वो हारने वाली सीटें जो है वो दे दिया आप लोगों ने, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत थी वो धीरे से उधर सरका दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उम्मीदवार भी नहीं थे, उम्मीदवार भी अखिलेश जी ने दिया। क्योंकि हम सब एक ही हैं ना,
दोनों पार्टियां को तो हम किसी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाना चाहते, परंतु उम्मीदवार भी दिया गया कि हम दोनों भाई हैं, साथ में रहेंगे। और मैं समझता हूं कि असलियत पे आना चाहिए, ज़बरदस्ती की बातें करके इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गठजोड़ बना रहेगा आपको लगता है? इस तरह बना रहना ही चाहिए, बना रहना चाहिए, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? मैं तो अखिलेश भाई से भी कहूँगा, और मैं अखिलेश भाई की तारीफ करता हूँ। आप देखिए, पिछली बार जब अखिलेश भाई ने सुश्री मायावती जी से हाथ मिलाया था, उनके बंगले में गए थे। अच्छी अच्छी सीटें जो मतलब हम लोग कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते, अखिलेश जी ने वही सीटें उनको दे दिया, इसलिए कि हमारा एक गठबंधन बने और सामुदायिक शक्तियाँ नीचे आएँ। और अखिलेश जी हर उनकी जितनी बातें बर्दाश्त करते गए। स्टेज पर उनके वर्कर बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, वहाँ सुश्री मायावती जी ने अलायंस तोड़ दिया, वो भी बर्दाश्त किया उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि अलायंस के लिए जितना अच्छी तरह से मेहनत करके, झुक करके अखिलेश जी ने काम किया था, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। सर, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र गरज रहा है चारों तरफ, जहाँ कोई घटना होती है बुलडोज़र जो है वो गरजता है। और ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर अपराधों में जो है वो समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त रहते हैं। अगर ऐसा देखना है तो इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग अपना पूरा का पूरा बायोडाटा देते हैं। चेक कर लिया जाए कि किसका ग्राफ ज़्यादा है। बुलडोज़र में कितने ऐसे घर गिराए गए हैं जो सत्ता पक्ष के लोगों का, एक बता दिया जाए। सिर्फ अपोजिशन का, मुसलमानों का, यादवों का, और जो लोग इनके अपोजिशन में हैं उनका घर गिरा देना। मैं समझता हूँ संविधान का में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी का घर गिरा देना कौन सा नया फैशन शुरू हो गया है। भाई अगर किसी आदमी ने गलती भी किया है उसको फांसी की सज़ा दिलाइए कोर्ट में जाकर के, लेकिन घर तोड़ देना, उसके बीवी बच्चे भाई बहन जो घर में रहते हैं सबको बेघर कर देना। अगर ये कहते हैं कि ये घर इलीगल है तो आज ही अखिलेश जी ने कहा था पूरा उत्तर प्रदेश इलीगल है एवं सीएम हाउस इलीगल है। गिराइए आप, कितना गिराएंगे आप? ये कोई मतलब नहीं हुआ, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए जनता सबक सिखाएगी इन लोगों को। अबू आसिम आज़मी के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है आपको? आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सिर्फ इसलिए आपके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की गई? देखिए ऐसा, अगर मेरी गलती यही है कि 2022 के इलेक्शन में मैं इसलिए कि हमारा वोट बटने ना पाए, कुछ लोग विपक्ष की तरफ से पैसे दे करके उनको घुमाया जा रहा था कि जाओ 2000, 5000, 1000, 2000 वोट लो और हमारे वोटों को ये इतने बंटवा करके समाजवादी को हरा दो। अब जैसे कबड्डी खेलते हैं ना हम लोग, कबड्डी बोलते बोलते गए, पहला जो लाइन पकड़ने वाले थे और साला एक सूद बाकी रही, सांस टूट गई। कितना अफसोस होता है। हमने लिया 5 लाख वोट और हम 200 वोट से हार गए। हमने 3 लाख वोट, हम हार गए 50 वोट से। ये हो रहा था। इसलिए मैंने बगैर अखिलेश भाई के बोले हुए मैंने उत्तर प्रदेश के 45-46 जिलों का बहुत दौरा किया। अब वो दौरा करना मेरा वो लग गया, बुरा लग गया। अब कोई हवाले का धंधा कोई कर रहा है, नाम अबू आसिम का रहा है। अरे जिस चीज़ से मेरा कोई ज़िंदगी में कभी लेना देना नहीं हो, उसको वहाँ पुलिस वाले जाके मेरे गांव में पूछते हैं अबू आज़मी के खिलाफ कोई केस करेगा? बोले वो तो बम्बई रहते हैं। बोले कोई आदमी लाओ उनके खिलाफ केस कर दे। फिर एक आदमी पकड़ा गया, उसमें मेरा नाम डाल दिया। इस तरह की चीज़ें मेरे स्टेटमेंट में मेरे पर FIR कर दिया गया। देखिए इस देश में बोलने की पूरी छूट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून में मैं सबसे बड़े मालिक के खिलाफ माइक लेकर कानून के दायरे में रहकर कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ आज क्या हो रहा है, यहाँ अगर सरकार के खिलाफ बोला तो ये मुल्क के खिलाफ हो गया। इस तरह की चीज़ें हो रही मैं समझता हूँ। लेकिन मैं हूँ जहाँ खड़ा हूँ, जब तक राजनीति करूँगा, जब तक समाजवादी पार्टी करूँगा। मुझे मालूम है कि मैं जहाँ राजनीति कर रहा हूँ वो दूसरा प्रदेश है और मेरी पार्टी जो है अभी राज्य की पार्टी है। मैं 95 से लगा हूँ, आज हो गया 2024। मुझे मालूम है मैं सत्ता की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं इंसाफ और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक पार्टी में हूँ, उसी में रहूँगा। चाहे जुल्म जितना हो उसको बर्दाश्त करूँगा। नहीं, ये हवाले का जो बिज़नेस की बात सामने आती है तो ये कहाँ से ये लोग ले आए एकदम से कि ये हवाले का कारोबार आप लोग करते हैं? क्या इससे पहले भी कोई बातें हुई हैं? ज़िंदगी में कोई हवाला का हम लोगों ने नहीं किया, कुछ नहीं किया, समझा आपने। देखिए देश में हवाला किसको बोलते हैं? अगर आपको देखना है तो हज़ारों करोड़ का हवाला रोज़ होता है देश के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं, कोई व्यापारी को लखनऊ से पैसा भेजना बनारस, कैसे भेजते हो लोग? ये जो वो रहते हैं, अरे कुछ लोग रहते हैं जो पैसा यहाँ देते हैं, वहाँ देते हैं और मुंबई में हाथ गाड़ी पे पैसे जाते हैं। रोकिए ना उसको। ज़बरदस्ती हमारे जो छोटे आदमियों को हवाले की बात करते हैं। हमने कभी कोई प्रूव नहीं कर सकता कि मैंने कभी ज़िंदगी में हवाला किया। अंगड़िया होते हैं ना, अंगड़िया लोग, अंगड़िया जाए पूछिए क्या अंगड़िया करता है। आप बेगा लिखा पढ़ी के आइए, सच्चा सच देखना है आपको, लाइए, आप लाइए 10 करोड़ रुपया और दीजिए और 3 घंटे में वहाँ ले लीजिए आप। ये किसको नहीं मालूम?
कौन नहीं करता ये काम? ये मैं नहीं करता है सब काम। पकड़ना है तो उनको पकड़िए आप, जो लोग हरा करते हैं, हमारे जैसे लोगों को पकड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 2 सीटों की उनको जिम्मेदारी, अयोध्या और अंबेडकर नगर, इनकी जिम्मेदारी मिली है। लेकिन जो आजकल बयान आ रहे हैं वो थोड़ा सा चौंकाने वाले आ रहे हैं। बयान है एक, उन्होंने बोला कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। आज उन्होंने ये बयान जो है वो दिया, कहा कि अयोध्या में मोहित खान, लाल टोपी, और उसके अलावा कन्नौज में जो है वो एक व्यक्ति पकड़े गए, वो लाल टोपी। तो इस तरह की उन्होंने कड़ियाँ जो है वो जोड़ी। कहा कि ये लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में। इनके इस बयान को क्या मानते हैं आप? क्रांतिकारी की टोपी है, समझा आपने? क्रांतिकारी लोग इसको पहनते हैं और यही टोपी पहनने वालों ने देश के अंदर जो है ना क्रांति लाई थी। अब बात करते हैं आप कि अब ये जो है अयोध्या में जो नाम ले रहे हैं, मैं उनसे पूछूं उन 9 में जो जेल में बंद है वो कौन थे? वो रेप केस में बंद है ना 9 में। सेंगर वो कौन सी पार्टी के हैं? मैं उनसे पूछूं कि मुंबई के अंदर एक मंदिर में 2 साधुओं ने एक लड़की को रेप कर दिया, कोई मीडिया दिखाई नहीं रहा है। आप समाजवादी पार्टी के लोग देखे, किसी कोई भी आदमी क्रिमिनल हो सकता है, रेपिस्ट हो सकता है, वो समाजवादी और क्या बात कर रहे हैं? अगर आप अच्छी तरह देखें तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल लिस्ट किसकी है अगर आप उठा के देख लें तो आपको पता चला कितने लोग पकड़े जा रहे हैं रेप के अंदर। आप समाजवादी कर रहे हो, जनता के अंदर एक भ्रम पैदा करके, एक गलत फहमी पैदा करना। बाबा जी अब वो कुछ होने वाला नहीं, सच्चाई लोगों को मालूम पड़ चुकी है। दूसरा जो उनका बयान आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो उस पर भी बात हुई। उन्होंने कल जो है वो इस तरह का बयान दिया कि अगर आप लोग बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? आज समाजवादी लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। धमकी है ये, हैं? धमकी है ये, धमकी कि कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मतलब क्या? आप जो लोग बट जाएंगे उसको काट देंगे आप? ये क्या होता है? अरे भाई आप ही बांट रहे हो, आप ही समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम को, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े नीचे दीवारों पे लिखे हुए बीजेपी के कि हिंदू इकट्ठा। अरे भाई इस देश में समाजवादी या जितने लोग हैं गांधीवादी, वो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहेंगे। हम लोगों को जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, आप ही बांट रहे हो। और बांट करके आप काट किस कर रहे हो? जहां भी समाजवादी को चाहने वाले हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके साथ जुल्म जाति करने वाले यही लोग हैं। अब ये निकले हैं अपना वोट बैंक, इससे जो इलेक्शन आने वाला है बाई इलेक्शन, इसमें अपने वोट को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को 2 सीट दी गई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि सांप्रदायिकता खत्म हो चुकी है। अयोध्या के अंदर जिन्होंने इतना कुछ किया, उस अयोध्या में समाजवादी पार्टी का चुन गया। अब तो इनको जो है ना भूल जाना चाहिए ये बातें, ये सांप्रदायिक की बातें। जनता ने इनको खुद ठुकरा दिया है। नहीं तो ये बांग्लादेश का भी उन्होंने जिक्र किया था इस पूरे मामले को लेकर। कहा कि वहाँ पे हिंदू जो है वो चूँकि बटे तो इसलिए कटे और सबको एक रहने की ज़रूरत है। ये सब बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ है वहाँ पे। सुनिए, ये जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैंने बांग्लादेश में खुद फ़ोन किया जी, और लोगों ने मुझे फ़ोटो भेजे हैं कि बांग्लादेश में अगर किसी ने मंदिरों के साथ कुछ किया तो नौजवान लड़के डंडा लेके खड़े हैं, पुलिस खड़ी हुई है कि हम यहाँ हिंदू भाई के साथ कुछ होने नहीं देंगे। मैंने बात किया, बहुत सारे बिजनेसमैनों ने अपने घर में हिंदुओं को रखा है कि वो सरकार वहाँ चली गई, नौकरी नहीं उनके पास है, हम खाना उनको खिलाएंगे। और ये उनकी क्या बात करते हैं? पहले अपना घर तो देखें। अभी विशालगढ़ के अंदर जाकर के जिस तरह से इन लोगों ने दरगाह के ऊपर नंगा नाच नाचा है 10 दिन में, और जाकर 45 घर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, तो वहाँ की क्या बात करते हैं? पहले अपने बाप को बताएं ना कि इन्होंने क्या हालत करके रखे हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज की। तो यहाँ क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? आपको उनके बयानों से क्या लगता है? उनके बयानों से ये लगता है कि ये जो है उत्तेजित करें लोगों को, उत्तेजित करके बांग्लादेश में जो कुछ शायद नहीं भी हुआ है उसको दिखा करके यहाँ पर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ है ना, उससे बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में हो रहा है। आपके लोगों के ऊपर आरोप लगता है इस बात का। उन्होंने एक बयान और दिया था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है, वो लोग बंटवारा चाहते हैं, ऐसा लगता है। आप ही चाहते हो इस देश के बंटवारा। अब हम बंटवारा नहीं होने देंगे। बंटवारा एक बार हो चुका है, उसको हम लोग कर रहे हैं। हम इस देश को संपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। और जब राज था मुसलमानों का ना इस देश के अंदर, तो मैं बोलूँ बाबा जी से कि भारतवर्ष ये नहीं था। भारतवर्ष जो है बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक भारतवर्ष की सीमा थी।
आप लोगों ने इस देश को टुकड़े किया हुआ है, लेकिन अब आप कितना भी जुल्म जाती करेंगे, लेकिन अब इस देश के टुकड़े नहीं होने दिया जाएगा। इस देश में रह करके लाल टोपी वाले इस देश में रहकर आंदोलन करके और इस देश को बचाएंगे। अच्छा, एक अभी केंद्र सरकार कानून लेकर आने वाली थी, लेकिन वो चला गया, प्रवर समिति को भेज दिया गया। वो उसमें जेपीसी एक तैयार कर दी गई, वक्फ अधिनियम। आप चूंकि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये जो कानून आ रहा था इसका बड़ा विरोध हुआ पूरे देश में, और जेपीसी बनाई गई। उसमें कई लोग जो है शामिल हुए। संजय सिंह, आप आम आदमी पार्टी के उसके अध्यक्ष जो है वो जगदम्बिका पाल को बनाया गया, असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। इस कानून को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई नया कानून नहीं है ये जी। जो वक्फ है, मुसलमानों ने अपनी जायदाद को मदरसों को, दरगाहों को, मस्जिदों को दान कर दिया कि भाई मुझे इसका पुण्य मिलेगा। जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है सिर्फ उसको जो है ना देखभाल के लिए बना हुआ है, कस्टोडियन है, मालिक नहीं उसका है, सरकार मालिक उसकी नहीं है। और ये कानून ऐसा है कि एक बार वक्फ में ज़मीन आ गई तो मरते दम तक ये अल्लाह की ज़मीन है, और इन लोगों को ना देश की पूरी प्रॉपर्टी बेच देना है। कोई नई बात है, आपने देखा नहीं, एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, सारी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, पोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। अब ये लोग जो इनकी नज़र लगी हुई है मुसलमानों की ज़मीन के ऊपर, ये ज़मीन मुसलमानों की है। और मुझे इस बात का गर्व है कि इस देश में सबसे ज़्यादा फ़ौज की ज़मीन है, मिलिट्री की ज़मीनें हैं, उसका रेलवे की है, थर्ड नंबर पे मुसलमानों की ये ज़मीनें आती हैं। ये वक्फ बोर्ड तय करता है, 12 मेंबर हैं उसके, एक उसका CEO है। अब ये कह रहे हैं कि दूसरे इसमें मेंबर्स लाएंगे ये, और मेजॉरिटी उनकी हो जाएगी, और फैसला अब ट्रिब्यूनल में नहीं होगा, फैसला कलेक्टर करेगा। अभी तक CEO कहता था कलेक्टर से मेरी ज़मीन ये खाली कराओ, अब कलेक्टर कहेगा CEO से कि मैं जो है तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम इस पर स्टैम्प मारो, मेरा जो फैसला है। ये ज़मीनें बचाने की, देखिए मैं बता दूँगा, अंबानी साहब की जो का बंगला है, वो ज़मीन भी कितना भी कोई उसको झुटला ले, लेकिन वो ज़मीन भी एक उसकी वक्फ की ज़मीन है। वो एक यतीम खाना था, वो यतीम खाना बिक गया, उन्होंने उस पर घर बना लिया, और ये फैसला हो चुका है कि ये ज़मीन वक्फ की है। अब एक ही रास्ता है उसका, सरकार तुरंत उनसे बात करे, ज़मीन तो बिक नहीं सकती, अब बंगला तो गिर नहीं सकता, उसको वो हमारे लीज़ी बन जाए, वक्फ के किराएदार बन जाए, उसका पैसा दें। तो छिपाने से कुछ होने वाला नहीं है। और इस तरह से हमारी ज़मीनें हड़पना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा वो है, एक बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, गलत कदम हो रहा है। अंग्रेज़ों ने इतने साल हुकूमत किया, उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 700 एकड़ ज़मीन दरगाह को दिया था, वो ज़मीन भी आज दरगाह की है। ये अभी 4 दिन से आए हैं तो इनकी नज़र उस पर लग गई है। मुझे बहुत खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडिया अलायंस को कि 10 साल तक इनका घमंड था कि इनकी एक बिल भी वापस नहीं गई, और इंडिया अलायंस ने जो इकट्ठा हुए, राहुल जी, अखिलेश जी, अपना ममता बनर्जी, इसका जो अलायंस बना, इस अलायंस ने इतनी सीटें लाई, इनका घमंड टूटा, और जेपीसी में पहली बार बिल गई है। ये बिल गया वहाँ पर जेपीसी में। मैं समझता हूँ कि चंद्राबाबू नायडू साहब भी चुन कर आते हैं, जो वो मुस्लिम इलाका बहुत बड़ा हैदराबाद का है। ये सब लोग मिलकर के इस बिल को कभी पास नहीं होने देंगे, और पास होना भी नहीं चाहिए। इसके खिलाफ हम ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। आजकल मायावती से बड़ी मोहब्बत आ रही है अखिलेश जी को, क्या वजह है? रोज़ वो ट्वीट करके बड़ा शुक्रिया दोनों तरफ से अदा किया जा रहा है। इधर भी भाजपा के एक विधायक ने मायावती पे टिप्पणी कर दी थी, उसका बहुत पुरजोर विरोध किया। क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है इस तरह का है? नहीं, अखिलेश का कैरेक्टर अच्छा है जी, वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। जी। अब अगर मायावती के साथ हो रहा है, एक तरफा मोहब्बत है, एक तरफा मोहब्बत है। अखिलेश जी इंसाफ करते हैं। अगर मायावती जी के साथ कुछ होगा, उनके साथ भी खड़े रहेंगे। किसी के साथ कुछ होता है, चाहे वो हमारे से बात करें ना करें, लेकिन जहाँ भी कभी जुल्म जाती होती है तो अखिलेश भाई ज़रूर खड़े होकर उसकी तरफदारी करते हैं। आपके रिश्तों के बारे में ये कहा जाता है कि आपके पॉलिटिकल रिश्ते तो महाराष्ट्र और पूरे देश में हैं ही, साथ ही साथ आपके रिश्ते जो है वो बॉलीवुड में भी बहुत गहरे हैं। नहीं नहीं, बहुत देखिए, जान पहचान है, बहुत लोगों से है, अच्छी तरह से है। और हम तो राजनीति सिर्फ लोगों की मदद के लिए करते हैं, समाज के दबे कुछ लोगों के हक दिलाने के लिए राजनीति करते हैं, और हमारा कोई मकसद नहीं है। और रिश्ते अब, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। मैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बीजेपी के CM के पास, उनके होम मिनिस्टर के पास जाकर अच्छी तरह से लड़ाई कर सकता हूँ, आँख में आकर बात भी करता हूँ, उनके साथ चाय भी पीता हूँ, उनके खिलाफ बोलता भी हूँ। लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी को फ़र्क है। लेकिन मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है।
अगर कुछ हो गया तो कोई डेलीगेशन से मिलने को तैयार नहीं होते। हम तो जब कुछ हो जाता है 1 घंटे के अंदर डेलीगेशन तैयार करते हैं, जाकर मुख्यमंत्री के पास बैठ जाते हैं, ये जुल्म जाती हो रही सुनिए आप, और सुनते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, इसका एनालिसिस किया आपने? ये गलत, ये तो बहुत ही निचले स्तर की हरकत है ये। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मुझे याद है अच्छी तरह से, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो जो बंगले के सामने से रास्ता है ना, पूरा खोल दिया था उन्होंने। उसके पहले बहन मायावती जी थी ना, तो उन्होंने कहा यहाँ एजिटेशन नहीं हो सकता। अखिलेश जी ने कहा एजिटेशन करो, तुम आकर विधानसभा के सामने एजिटेशन करो, हम आपकी बात सुनेंगे। ये है डेमोक्रेसी। लेकिन ये लोग जो डेमोक्रेसी का खून कर रहे हैं, किसी की आवाज़ नहीं सुनना है, जो बोलेगा उस पर मुकदमा कर देना है। सरकार के खिलाफ किसी ने बोला तो बोला कि देश के खिलाफ बोला, उनको जेल में डाल देना। ये बहुत ही गलत नीति चल रही है यहाँ पर। मैं समझता हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत ही यहाँ का परेशान हो चुका है। आपके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ नेता इस तरह का भी परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं कि अंडरवर्ल्ड से भी आपके रिश्ते बड़े मजबूत हैं। कर लेना, मुझे पकड़े थे लोगों ने बम ब्लास्ट में, हाँ, बगैर किसी गलती के। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया। बोले नहीं इनके खिलाफ कुछ है नहीं, जबरदस्ती पकड़ लिया था मुझे। और ये चीज़ें उसके बाद तो मैं राजनीति में, मैंने सोच लिया कि पैसे कमाने से कुछ नहीं होता है, अपने को पॉलिटिकल पावर तैयार करना चाहिए। यहाँ पर किसी को किसी भी जुर्म में ज़बरदस्ती डाल देना अंदर, ये कोई तरीका नहीं। आज भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं 20-20 साल जेल में पड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ उनको ज़बरदस्ती किसी न किसी स्टेटमेंट की वजह से जेल में डाल दिया गया। सिर्फ स्टेटमेंट की वजह से? बिल्कुल। और उनको फंसाया जाता है जानबूझ करके। आपका जो गृह जनपद है, जहाँ पे आपका आबाई वतन है, वहाँ को लेकर भी बड़ी भ्रांतियाँ रही हैं और वहाँ के भी बच्चे जो है वो काफ़ी मुलव्विस कहते हैं कि इन सब चीज़ों में जो है वो पाए गए। अब आजकल तो ज़्यादा चर्चा हो रही है कि फलानी जगह के, फलानी जगह, फलानी जगह के। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई हमारे यहाँ इस तरह का है। एक बात तो सुन लीजिए आप कि जुल्म और नाइंसाफ़ी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म नाइंसाफ़ी ख़त्म कर दीजिए। किसी की बहन बेटी को रेप कर देंगे, पूरे घर वालों को मार देंगे, तो जो एक बच्चा आदमी होगा ना, वो हाथ में बंदूक ले लेता है। गलत है, नहीं लेना चाहिए। और पुलिस स्टेशन जाता है ना, पुलिस उसकी कंप्लेन नहीं लेती है, मारा फिरता है, तो आतंकवादी बन जाता है वो। ऐसा वक्त क्यों आने देते हैं? बिल्किस बानो का रेप हुआ, अकेली औरत सबको मार डाला। अकेली वजह नंगी औरत जा रही थी, लहंगा पहन के गई, और कोर्ट ने कह दिया कि गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसका केस चलाया गया मुंबई में, सज़ा हुई लोगों को, और जिनको सज़ा हुई उनको छोड़ दिया गया, और उनको फूल का हार पहनाया गया कि ये लोग बड़े अच्छे संस्कार के हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, जब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर कहते हैं ना कि ये होता है। देखिए, एक ठहरे हुए पानी में पत्थर मारिए, लहरें टकराती हैं जाकर। एक मरते हुए आदमी को झापड़ मारिए तो मार तो नहीं सकता, लेकिन बदन हिल थर्राती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ऐसे एक्शन बंद होना चाहिए। जिस तरह से आज हो रहा है, किसी को पकड़ जेल में डाल देना, 5 साल पड़ा है, 10 साल पड़ा है, कोई पुरसान हाल नहीं है, उसका केस पूरा नहीं हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें क्या है? जब आजमगढ़ के लोग दिल्ली में ओखला के अंदर जब कांड हुआ था, तो हमारी एक ही डिमांड थी ना, बाटला हाउस की एक ही डिमांड थी ना कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। लेकिन नहीं कराया, आज तक नहीं कराया। देखिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार आदमी को संतुष्टि मिल जाएगी कि सीबीआई इंक्वायरी हो गई। मुझे बहुत खुशी है कि इसी तरह से इलाहाबाद में राजा भैया के इलाके में एक जियाउल हक नाम का आदमी मारा गया। तो अखिलेश भाई ने यूपी सरकार की एक वो बिठा दी। भाई जब इसका नाम आया कि इसमें राजा भैया मुलव्विस हैं, तो उन्होंने एक जो है जांच बिठा दी। तो उसकी बीवी ने, जियाउल की बीवी ने कहा नहीं, ये समाजवादी सरकार है, इन्होंने बिठाया अपने आदमियों को, राजा भैया को बचाएंगे, मुझे कबूल नहीं है। एक औरत के बोलने पर अखिलेश जी ने कहा क्या चाहती हैं आप? काम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। अखिलेश ने एक चिट्ठी लिखो मुझे। अखिलेश जी ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी बिठा दिया और कहा राजा भैया से, जो मिनिस्टर थे, कि आप रिज़ाइन करिए, जाइए, आप पहले अपने आप को सीबीआई में जाइए, अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं इन्वॉल्व हैं। 6 महीने तक उसकी इंक्वायरी हुई। जब ये सीबीआई किसकी थी? उस औरत की डिमांड थी, और सीबीआई दिल्ली में थी, अखिलेश जी से कोई लेना देना नहीं था। जब कहा कि नहीं ये बिल्कुल बेकसूर है, तब अखिलेश जी ने उनको दोबारा लिया। तो एक औरत की मांग पर अखिलेश जी सुन करके उसको जो है इसकी इंसाफ दिलाते हैं। यहाँ पूरी कम्युनिटी चिल्लाती रही, इंक्वायरी हो रही है आज तक। तो इस तरह की चीज़ें ला करके लोगों को बदनाम कर देना, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। देश के मुसलमानों के लिए कोई मैसेज भारत समाचार के माध्यम से? नहीं, मैसेज ये है कि आप सब जो हैं बहुत शांति के साथ,
शांति के साथ, सबसे पहला मैं मुसलमानों को एक बार नहीं 100 बार बड़ी मीटिंग करके कह चुका हूँ कि कुछ शक्तियाँ ऐसी देश में हैं जो मुसलमानों के बारे में गलत फहमी हमारे हिंदू भाइयों के बीच में फैला रही हैं। मस्जिदों में हथियार रहता है, मदरसों में देश के खिलाफ जो है उनको शिक्षा दी जाती है। तो उनको बुलाइए अपने हिंदू भाइयों को, आइए मदरसे में बैठिए, और आपको चैलेंज है कि मदरसे में आप जब मदरसा चलता है बिना बताए किसी दिन आ जाइए, आप मस्जिद में आइए, जब मर्जी आके देख लीजिए। आप मस्जिद दिखाइए, उनको दिखाइए कि मस्जिद में सिवाय अमन चैन के और ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, अच्छा रास्ता कौन सा है, मुल्क के रहने वालों के लिए दुआएं के अलावा कुछ होता नहीं है। तो ये गलत फहमी जो कुछ लोग फैला रहे हैं उसको दूर करने के मुस्लिम भाइयों, आप अपने हिंदू भाइयों के साथ में अच्छे बर्ताव कीजिए। और रसूलुल्लाह ने कहा था कि अगर आप इतना आपको है कि आप भर पेट खा के रह सकते हैं और आपका पड़ोसी भूखा है और चाहे किसी धर्म का भी हो, तो आप मुसलमान नहीं अगर आपने उसका ख्याल नहीं किया। तो मैंने 100 मीटिंगें किया चिल्ला चिल्ला कर कि मुस्लिम भाइयों, आज इस नफ़रत को दूर करने के लिए मोहब्बत का पैगाम अपने हिंदू भाइयों को ले जाओ। मैंने मदरसों में जाकर कहा है मौलानाओं से कि मौलाना साहब बच्चों से कहिए कि जब छुट्टी हो जाए तो जाने के बाद उनके महल्ले में कोई व्यक्ति बीमार हो और कोई गैर मुस्लिम हो तो ज़्यादा उसका ख्याल करो, मिलो उनसे, चाचा कैसी हालत है आपकी, क्या हालत है, ताकि इस्लाम का, मुसलमानों का जो कंसेप्ट है वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में पहुँचना चाहिए और ये नफ़रत दूर होना चाहिए। तो अबू आसिम आज़मी इस परेशानी में कब तक मुब्तला रहेंगे जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ? जब तक ज़िंदगी है लड़ते रहेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं होंगे। और एक आखिरी सवाल ये था कि देश में आप कह रहे हैं नेशनल पार्टी बनाएंगे, तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? नहीं, प्रयास ये कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अखिलेश भाई से कि जिन जिन स्टेट में समाजवादी को चाहने वाले हैं, देखिए एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अखिलेश भाई के अंदर एक चुंबक है। वो चुंबक ऐसा है कि मैं मुंबई से चला हूँ, किसी को बताया नहीं मैंने, रात को 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुँचा हूँ मैं, जो कुछ लड़के लेने आए थे उन्होंने फ़ोटो डाल दिया। अब वहाँ बस्ती से, गोंडा से, बहराइच से, आजमगढ़ से, बनारस से, बलिया से, न जाने कहाँ से 200 लोग आ गए। कैसे अब? अरे आपका फ़ोटो देखे ना भाई, आप आए हैं अखिलेश जी से मिलना है, क्या काम तुमको, खाली फ़ोटो खिंचाना है, क्या मिलेगा फ़ोटो खिंचा के, इतना रुपया खर्च का वहाँ से आया हो गया, नहीं अखिलेश भाई से फ़ोटो खिंचाना है, बस एक ही तमन्ना। तो ये अखिलेश भाई का एक चुंबक है। और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, वहाँ का एक्स CM जो 2-2, 3-3 बार CM रह चुके हैं, कोई पूछता नहीं, जा रहे हैं बेचारे अकेले गाड़ी में आ रहे हैं। हमारे अखिलेश भाई एक बार CM रहे हैं, बाहर निकलते हैं ना तो जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को देखने के लिए लाइन लगा रहते हैं ना, इनके पीछे भागते हैं, ये आप मानेंगे? कवर करता हूं मैं समाजवादी पार्टी तो मैं कह रहा हूँ अखिलेश भाई से, इसको आप निकलिए, आपको चाहने वाले देश में बहुत हैं। और हम लोग जो है ना, हमारी खूबी ये है, हम सबसे अच्छे हैं, हम देश में हर जात हर बिरादरी को साथ में बिठाते हैं, सबके साथ रहते हैं और सबको बराबर का दर्जा देते हैं। तो आप निकलिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा चांस है, आपकी उम्र भी कम अभी है और आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप मानेंगे मुझे मैं रोकना चाहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को बनाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? अरे 100% करेंगे। हम चाहेंगे हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री बने, हर पार्टी चाहेगी मेरी पार्टी के प्रधानमंत्री बने, मगर मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश के सिद्धांतों को, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करता है, जो किसानों की बात करता है। इनके पिताजी मुलायम सिंह जी के हाथ में मिट्टी लगी है, पैर में जूते में मिट्टी लगी है, किसान थे, धान कब बोया जाता है, गेहूं कब होता है, ये कौन से किस्म की ऊख है, ये कौन से किस्म का क्या दाना डाला जा रहा है, सब उनको मालूम था। तो ये देश का प्रधानमंत्री किसान के बेटा ही होना चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सरकार 5 साल नहीं चलेगी। ये बात जो है वो अक्सर निकल के आती है, बड़े नेता बोलते हैं कि सरकार गिर जाएगी, 5 साल नहीं चलेगी। अगर किसी दशा में सरकार जाती है तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये माना जाए? मैं नहीं कहता हूँ प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भी बने, लेकिन मेरी तमन्ना तो जरूर है कि वो बने। अब और हर कार्यकर्ता की तमन्ना होती है कि उसका ही लीडर जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन चांस बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे विदेश से किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा आसिम भाई मैं बहुत ज़माने से 20 साल से हिंदुस्तान आया रही हूँ, लेकिन मैं पूरा सिनेरियो देख रहा हूँ यूपी देश का, एक ही आदमी नज़र आता है जो आगे फ्यूचर में प्रधानमंत्री बन सकता है, वो अखिलेश यादव है। मैं अपने लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये और जो पब्लिक का जो कंसेप्ट जिस तरह का है वो बता रहा हूँ आपको। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। अबू आसिम आज़मी साहब थे हमारे साथ और बहुत सारी बातें की, बड़ी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं और इनकी बातों का जो पूरा लब्बो लुबाब है वो ये निकला कि मुसलसल दुश्मने जहाँ की निगहबानी में रहना है और जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तब तक के लिए नमस्कार।